निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। ये हमारा इनफाइनाइट रेंज का नहीं है, सही है, इसकी कुछ लेंथ है बेसिकली। तो ये आई करंट कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इस पी पॉइंट पर, जो कि इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना बन रहा है, डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या माना, यहाँ एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लिया, दैट इज़ डी एल, जैसा कि हम मान ही लेते हैं। ठीक है, कि स्मॉल करंट एलिमेंट हमने यहाँ माना, आप चाहो तो कहीं भी मान सकते हो किसी भी पॉइंट पर, तो हमने यहाँ ले लिया है। तो यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर। अब ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, करंट ऊपर की तरफ है, तो इन यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का जो एंगल है, करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल, दैट इज़ थीटा। ठीक है, अब यहाँ P पॉइंट से इधर ये जो डिस्टेंस है, इसके मतलब ये जो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है A, ये तो स्ट्रेट डिस्टेंस है बेसिकली, यानी वायर से उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेट डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन हम स्ट्रेट डिस्टेंस यहाँ पर इसलिए नहीं ले सकते कि सपोज़ करो ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है और हमें इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने यहाँ से एक तो स्ट्रेट डिस्टेंस ले ली कि ये स्ट्रेट डिस्टेंस है इस पॉइंट की, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से अलग होगी, यहाँ से अलग होगी, यहाँ से अलग होगी, हर पॉइंट से अलग अलग होगी ना। तो इसलिए हमें एक रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से हमें ये लेना है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये 90 मान के और कर दें, तो जो हमें निकल के आएगा रिज़ल्ट, वो गलत रिज़ल्ट आएगा निकल के। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है दैट इज़ ए। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए पी, और इस पॉइंट को मैंने बोला बी। ठीक है, तो इधर से ये जो एंगल है, ये तो थीटा है ही है, करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल। बाकी ये जो एंगल है दैट इज़ फाई। ठीक है, कौन सा एंगल, ए पी बी। ठीक, एंगल ए पी बी मेरा क्या है, फाई। ठीक है, और एंगल ए बी पी ये क्या है मेरा, थीटा। ठीक है, बाकी ये जो ए है, ये एंगल, ये कितना है, ये हम सबको दिख रहा है, दैट इज़ 90। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी, ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें यहाँ पर P पॉइंट पर क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायो सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा है, हम वही लॉ लगाएंगे यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ कितना होगा, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ dB, जो स्मॉल लेंथ है बेसिकली हमारा, स्मॉल करंट एलिमेंट मानते हैं, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दैट इज़ dB। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही होगा। आई डी एल साइन थीटा ये है और आर डिस्टेंस ये है, इसका स्क्वायर। अब हमें करना बस ये है कि हमें इनकी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें डी एल निकालना है, ठीक, साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रखनी है, और आर तो हमारा है ही है। ठीक है, इसके एक ही टर्म में निकालेंगे, जैसे भी इसको निकाल के हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके रखनी है, और फाइनल आंसर हमें इसका लेके आना है। तो जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा मेन फार्मूला कह लो, ठीक है, या रिज़ल्ट कह लो, या डेरिवेशन के बाद जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो आ रहा है, तो वो हमारा फाइनल होगा। तो निकालें कैसे, तो सबसे पहले इसी ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। इस ट्रायंगल में हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए पी बी। तो इसमें होगा ये कि 90 प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना रह जाएगा, 90। तो थीटा इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 5। अब थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 5 किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस
फाई लिख सकते हैं, कॉस फाई। ठीक है, अब बात करते हैं डी एल की। तो ये साइन थीटा निकल गया हमारा, कॉस फाई की टर्म में आया। अब बात करते हैं डी एल। तो हम यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है, सॉरी अगर हम इसे थीटा की टर्म में ले रहे हैं, ठीक है, अगर थीटा के टर्म में ले रहे हैं तो ये हमारा ए जो है ये परपेंडिकुलर है, सही है, और ये हमारा क्या है, बेस है, और दिस इज़ हाइपोटेनियस। लेकिन अगर हम इसे फाई की टर्म में ले रहे हैं तो हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस तो वहीं की वहीं है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, बेस। तो अगर मैं यहाँ से टेन फाई लूँ, टेन फाई, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा, एल अपॉन ए। ठीक है, तो L इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए टेन फाई। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, सही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू टेन फाई को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ खुद की ही टर्म में तो क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, है ना। तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सही है, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, यानी कि इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया पूरी टर्म को। तो ये हो गया डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई। तो डी एल इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, तो ये हमारी डी एल की वैल्यू आ गई, क्लियर। तो डी एल हो गया, ये हो गया, और हमारे पास है आर। तो आर की अगर हम वैल्यू रखें, कॉस फाई, तो देखो अगर हम यहाँ देखते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो यहाँ से हमें आर की भी एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें ये सारी वैल्यू रख के इसमें बस सॉल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट, डी एल की वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई डॉट डी फाई, ये डी एल की है ना, डॉट साइन थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, कॉस फाई अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर, कितनी है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ। तो सेक से एक स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई डॉट डी फाई, इसको मैंने 1 अपॉन सेक लिखा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डॉट सेक फाई। ठीक है, सेक से ये कैंसिल स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा अभी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए सेक फाई डी फाई, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो आर इज इक्वल टू आया ए अपॉन कॉस फाई, तो स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर फाई घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इस ए से ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई सेक फाई डॉट डी फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई
अपॉन में ए। इस सेक फाई से एक कॉस की पावर गई, क्योंकि सेक फाई को मैं 1 अपॉन कॉस फाई लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो बचा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, मेरे पास बचा डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डॉट डी फाई ओवर ए। यही आया, यही बचा ना? क्लियर है? सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, इससे कॉस की एक पावर ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस फाई तो बचेगा। तो मेरे पास जो बचा दैट इज़ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 1 कॉस फाई डी फाई ओवर ए। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है जो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से बना है। लेकिन अगर मैं इसे फुल लेंथ के लिए निकालूं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? तो मैंने इस पॉइंट का एंगल यहाँ से लिया है पूरा, इस पॉइंट से, दैट इज़ फाई 1, और ये ऊपर वाला ये जो एंगल है इस पॉइंट तक का, इसको मैंने लिया है फाई 2। तो मुझे बस इस टर्म को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, फाई 1 से फाई 2 तक। अब देखिए फाई 2 इधर है, फाई 1 नीचे है, तो ये हो जाएगा माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है बस। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाई 1 टू फाई 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कॉस फाई डॉट डी फाई ओवर ए। क्लियर? चलो इसको लिखते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई अपॉन ए, तो आ जाएगा बाहर। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई, तो ये हो जाएगा साइन फाई, कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक। क्लियर? अब इसमें हम यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा का एंगल फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको मैं फाइनल रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ, बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है? अब इसमें कुछ केस हम डिस्कस करेंगे, जैसे अगर ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, ये जो वायर है या जो कंडक्टर है ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए हो जाए, तो ये जो एंगल है फाई 1 और फाई 2 ये कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे बेसिकली। बिल्कुल भाई, अगर ये अभी यहाँ पर है तो ये एंगल इतना है, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो ये दो पॉइंट कहाँ मिलते हैं, पैरेलल वायर के, पैरेलल वायर के तो मिलेंगे इन्फिनिटी पर। तो ये कितना हो जाएगा 90, वो उधर वाला कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 और प्लस साइन 90 ये कितना हो जाएगा 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i अपॉन ए। सही है? और ये कब होगा, जब हमारा ये बीच में होगा पॉइंट। ठीक, अगर ये पॉइंट किसी एक साइड में चला जाए, ये पॉइंट किसी एक साइड में चला जाए तो उस पॉइंट के लिए तो हो जाएगा 0 और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा 90। समझ में आया? तो उस केस में क्या होगा, म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक है, अभी लिखेंगे। पहला केस तो ये है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये हमारी इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए और हमारा जो पॉइंट P है वो बीच में कहीं लाई करे। ठीक है, व्हेन द कंडक्टर length and
सेंटर। ठीक है, इस केस में हमारा जो φ1 है और φ2 है दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि देखो ये भी इन्फिनिटी तक चला गया और ये भी इन्फिनिटी तक चला गया और P पॉइंट हमारा बीच में है। तो यहाँ से अगर हम इसको इनफाइनाइट लेंथ की इस पॉइंट को हमें मीट करना है तो इन्फिनिटी पर पैरेलल वायर जाके पैरेलल जो वो हैं लाइंस वही मिलती हैं ना, तो हमें इसके लिए भी पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी और इसके लिए भी कैसी खींचनी पड़ेगी पैरेलल लाइन। तो जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही φ1 φ2 अगर हमारे 90 हो गए तो साइन φ1 भी 91 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B वो हमारा हो गया μ0/4π 2I/A। ठीक है, इसी का ये तो फर्स्ट है और इसी का सेकंड है कि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है या कंडक्टर है, लेकिन जो P पॉइंट है वो एक कॉर्नर पर आ गया, जैसे यहाँ आ गया P पॉइंट इस कॉर्नर के साथ आ गया। तो इसके लिए इसका जो φ2 है φ1 है वो तो हो गया 0, लेकिन जो हमारा φ2 चलेगा वो कैसा होगा वो 90। यानी इस केस में अगर इफ़ पॉइंट P lies at the near of one end, सही है, एक एंड पर लाई कर रहा है इनफाइनाइट वायर के, तो हमारा अगर ये नीचे यहाँ लाई कर रहा है तो हमारा φ1 कैसा हो गया 0 और φ2 कैसा हो गया हमारा 90। तो इस केस में हमारा ये तो 0 होगा तो साइन 0 0 और साइन 90 कितना रहेगा 1। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड B बनेगा वो हो जाएगा μ0/4π I/A। ठीक है, क्लियर? तो ये रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड केस की। ठीक है, लेंथ फाइनाइट ही है, लेंथ फाइनाइट ही है, बट ये जो पॉइंट P है ये बीच सेंटर पर लाई कर रहा है। यानी अगर ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है तो इधर से यहाँ तक भी L/2 होगी और यहाँ से यहाँ तक भी L/2 होगी। ठीक है, चलो इस केस को मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मिटा कर कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह का रहेगा कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है हमारी L और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर यहाँ से A डिस्टेंस दूर ये पॉइंट है P। तो होगा ये कि हमारा जो φ2 हमने माना है वो भी कितना हो जाएगा 5, और ये जो हमने माना है φ1 ये भी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों की लेंथ ये भी L/2 हो गया और ये भी L/2 हो गया। सिंपल। इस केस में होगा ये केस 3 है, केस 3 when the conductor is finite length L and point P lies at the mid। ठीक है, इस केस में हमारा φ1 बराबर φ2 = 5 हो जाएगा। अगर दोनों ही 5 हो गए, साइन φ1 भी 5 हो गया, साइन φ2 भी 5 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin φ। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा μ0/4π 2I/A sin φ। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये तो हो गया व्हेन यू आर हैविंग सम एंगल, तो आप यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर सकते हो। लेकिन अगर वो हमें साइन φ के टर्म में नहीं दिया है
तो हम इससे साइन फाई की वैल्यू को इन दोनों की टर्म में भी निकाल सकते हैं। क्या होता है साइन फाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो साइन फाई इज इक्वल टू हो गया, परपेंडिकुलर कितना है L/2 अपॉन हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा A² प्लस L/2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा L/2 अपॉन रूट, ये 2 × 2 4 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4A² प्लस L² अपॉन में 4। तो ये 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा। तो इससे सीधा सीधा ये 2 कैंसिल। तो हमारा साइन फाई आ जाएगा L/√4A² प्लस L²। तो ये साइन फाई की वैल्यू को हम यहाँ भी रख सकते हैं। अगर हमारे पास एंगल नहीं है तो हम पूरी इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। समझ गए? तो ये हमारा थर्ड केस है।